हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अपनी लाइफ और पढ़ाई के बीच में एक अच्छा बैलेंस मेंटेन किया होगा आप लोगों ने। आज का लेक्चर क्योंकि हमारा पहला लेक्चर है तो शुरू करने से पहले कुछ बातें हैं जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ ताकि आगे हमारा कोई भी ऐसा डाउट दिमाग में क्रिएट ना हो। यूट्यूब पर हजारों लेक्चर्स है, हजारों की तादाद में टीचर्स है, कंटेंट पड़ा हुआ है लेकिन यहाँ पर आने का मकसद कुछ अलग होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे आए हो तो कुछ अलग मकसद से आना चाहिए आप लोगों को, जो मकसद मैं आपको बताऊंगा। मैं नहीं चाहता कि आप यहाँ सिर्फ ये एक वीडियो देख के चले जाए, बट हमारा मकसद ये है कि हम एक सिस्टम बनाए जिसमें आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो उसको हम सॉर्ट करें प्रायोरिटी देकर। वो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी कोई भी इशू है, जो भी ये मतलब अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो तो आपका कोई भी इशू हो वो कैसे सॉर्ट होगा वो आपको मैं बता दूंगा आगे लेक्चर्स में। ठीक है, लेक्चर्स में इसी लेक्चर में मैं आपको गाइड करूंगा कैसे होगा वो चीज़। तो हम कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, वो चीज़ मैं आपको, उस चीज़ का मैं थोड़ा सा रोड मैप आपको दे देता हूँ। मतलब पहली बात, हम यहाँ पे पूरी एनसीईआरटी की डीप डाइव एक्सप्लेनेशन करेंगे। मतलब कि जो भी एनसीईआरटी की लाइनें है उनको एक्सट्रैक्ट करेंगे, जो भी वर्ड्स है जहां से भी असर्शन रीजन बन सकता है, जहां से भी आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है, उन चीजों को हम ज्यादा फोकस देंगे, उन चीजों पे हम ज्यादा काम करेंगे। उस चीज की पीडीएफ वगैरह जो भी होगी, जो एनसीईआरटी की फुल फ्लेज्ड पीडीएफ होगी, जो हम खुद बनाएंगे, उसमें असर्शन रीजन मार्क किया होगा कहाँ से बन सकता है असर्शन रीजन। तो वो चीज हम आपको टेलीग्राम पे जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया होगा तो उसमें आप देख सकते हो। ठीक है, दूसरी बात, हम फिजिकल केमिस्ट्री, पूरी फिजिकल केमिस्ट्री को यहाँ पे कवर करेंगे, लेकिन हाँ यहाँ पे एक काम है, हम न्यूमेरिकल की तरफ पहले पहले कम जाएंगे, पहले हम कंसेप्चुअल क्लियरिटी पे जाएंगे। मतलब हमारे यहाँ पे दो सेशंस होंगे। पहले सेशन में हम कंसेप्चुअल क्लियरिटी पूरे चैप्टर की कराएंगे, उसके बाद एक सेशन आएगा जिसमें हम टोटली न्यूमेरिकल्स करेंगे। लेकिन अगर आपको वो न्यूमेरिकल्स करना है तो पहले आपको वो कंसेप्चुअल क्लियरिटी लानी पड़ेगी। अब कंसेप्चुअल क्लियरिटी और जो न्यूमेरिकल अप्रोच है वो अलग अलग चीज है, तो हम आपको न्यूमेरिकल करना सिखाएंगे। ठीक है, तीसरी बात, डिसिपल वाली टेस्ट सीरीज। इसका क्या मतलब है? डिसिपल वाली टेस्ट सीरीज का मतलब ये है कि ये एक नई टेस्ट सीरीज होगी। ये कहीं मतलब कोई भी क्वेश्चन आप मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि ये कोई क्वेश्चन कहीं से लिया गया है। ज्यादातर क्वेश्चन पहले पहले कंसेप्चुअल होंगे। दूसरी टेस्ट सीरीज जो इसके पैरेलल में चलेगी उसमें ज्यादातर न्यूमेरिकल्स होंगे, और वो जो टेस्ट सीरीज है जब वो टेस्ट होता होगा उसके बाद उसका एक डिटेल डिस्क्रिप्ट वीडियो आएगा यूट्यूब पे, आप वहां से उसको चेकआउट कर सकते हैं जहां पे भी आपका इशू आएगा। ठीक है, उसके बाद स्टडी मटेरियल का टेंशन खत्म। स्टडी मटेरियल का टेंशन खत्म मतलब ये चीज है कि हम आपको एक फुल फ्लेजेड हर चैप्टर की एक अच्छी सी क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट देंगे, जो कि कंसेप्चुअल भी होगी और जो कि न्यूमेरिकल पोर्शन भी होगा उसमें, और उसको हम डिस्कस भी किया करेंगे। अगर कभी कभार मतलब आपको ऐसा लगे कि हम यहाँ पे फंस रहे हैं, मतलब कोई कंसेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं हो पाया यूट्यूब के लेक्चर से, जो कि हो सकता है, वैसे तो नहीं होगा लेकिन हो सकता है ऐसा हो, तो हमने उसके लिए एक ग्रुप बनाया है जिसमें आपको 1-to-1 इंटरेक्टिव सेशन मिलेंगे। उसमें आपको वो डाउट पूछ के क्लियर कर सकते हो, लेकिन उसकी एक पर्टिकुलर टाइमिंग होगी, पर्टिकुलर डे पे होगा, हर दिन वो नहीं होगा। हर दिन पॉसिबिलिटी नहीं होगी उस चीज की। मे बी हफ्ते एक वीक में वो 2 से 3 दफा हम कंडक्ट कराएंगे। ठीक, उसके बाद स्टडी मटेरियल की स्ट्रेटेजी। स्टडी मटेरियल की स्ट्रेटेजी मतलब ये होता है कि बहुत सारा स्टडी मटेरियल पड़ा हुआ है मार्केट में, तो हर किसी स्टडी मटेरियल के पीछे नहीं जाना है, स्मार्ट वर्क करना है, जिससे हमें जो हमें इफेक्टिव लगे वही चीज आपको करनी है। तो उसके लिए हम अपने चैनल पे आपको गाइड करते रहेंगे, तो आप वहां से हमसे जुड़ सकते हैं, जो कि हमने टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है। और कुछ हम बायो के फैक्टर्स हो या इसके मतलब बायो की एनसीईआरटी लाइन कहीं पे उलझी हुई लाइनें हो, उनको हम इंस्टा पे पोस्ट करते हैं, तो आप हमसे वहां से भी फॉलो कर सकते हो। तो बस इतना था जो हमें आपको बोलना था। बाकी आ, अभी टाइम बहुत है हमारे पास, तो आगे होते रहेंगी बातें। तो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला चैप्टर होगा वो रहेगा हमारा एनिमल किंगडम। एनिमल
किंगडम। एनिमल किंगडम एक ऐसा चैप्टर है जो हर किसी बच्चे को हार्ड लगता है, हर किसी बच्चे को लगता है कि ये रटना है। रटना कुछ नहीं होता है, अगर आप इसकी डेप्थ में जाओगे, अगर आप इसकी कंसेप्ट को ग्रेसअप कर लेते हो, तो आपको ये रटने की कोई जरूरत नहीं है। तो शुरू करते हैं एनसीईआरटी की पहली लाइन से, जो हमारा आज का पहला लेक्चर रहेगा। एनसीईआरटी की पहली लाइन से, एक सेकंड रुक जाओ बस। एनसीईआरटी बोलता है, पहले ही एनसीईआरटी बोलता है, व्हेन यू लुक अराउंड यू विल ऑब्जर्व डिफरेंट एनिमल्स विद डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड फॉर्म्स। आगे बढ़ने से पहले एक बात और कहना चाहूंगा, जब भी आप एनसीईआरटी पढ़े तो जब तक फुल स्टॉप या कॉमा ना आए तब तक नहीं रुकना है। बीच में कुछ भी बोले, समझ ना आए कोई बात नहीं है, लेकिन तब तक नहीं रुकना है। पूरी लाइन, चाहे आप न्यूमेरिकल कर रहे हो, फुल स्टॉप तक ना रुको या कॉमा तक ना रुको, कभी नहीं रुकना, बीच में नहीं रुकना। एक एक वर्ड पढ़ के आप नहीं जा सकते, मतलब एक एक वर्ड पढ़ के आपको वो क्लियरिटी नहीं आएगी, वर्ड सेंटेंस पूरा समझ नहीं आएगा कहना क्या चाहता है। ठीक, तो या तो कॉमा या तो फुल स्टॉप पे आप रुक सकते हो। ठीक, तो व्हेन यू लुक अराउंड यू विल ऑब्जर्व डिफरेंट एनिमल्स विद डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड फॉर्म्स। जब आप अपने आसपास देखोगे, जब आप अपने आसपास देखते हो, आप देखते हो, आप ऑब्जर्व करते हो कि अलग अलग प्रकार के जानवर है जो हमारे इर्द गिर्द है, जिनका स्ट्रक्चर भी अलग है, जिनका फॉर्म्स भी अलग है। मतलब स्ट्रक्चर से मतलब बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी बनी कैसे है, बॉडी बनी कैसे है, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की कैसी है, उस चीज को स्ट्रक्चर बोलते हैं। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कैसी अपीयरेंस है, उस चीज को हम स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, तो वो भी अलग है और फॉर्म्स भी इनकी अलग है। फॉर्म्स से मतलब यहाँ पे दो चीज है। फॉर्म्स से पहली मतलब चीज होती है हैबिटेट। हैबिटेट मतलब कहाँ पे रहता है ये जानवर, मतलब ये टेरेस्ट्रियल है, लैंड पे रहता है, या एक्वेटिक है, पानी में रहता है। दूसरा चीज यहाँ पे होता है हैबिटेट का मतलब, सॉरी, फॉर्म का मतलब हैबिट। हैबिट का मतलब होता है क्या ये एनिमल सेडेंटरी है, क्या ये एनिमल फ्री स्विमिंग है। सेडेंटरी का मतलब जब कोई भी एनिमल अपनी सरफेस के साथ अटैचड रहता है तो उस चीज को हम सेडेंटरी बोलते हैं। और फ्री स्विमिंग जब वो खुला नाचता है तो उस चीज को हम बोलते हैं फ्री स्विमिंग। ठीक, मतलब कि बहुत सारे डिफरेंट प्रकार के एनिमल, भिन्न भिन्न प्रकार के एनिमल्स है और उनकी फॉर्म्स और स्ट्रक्चर्स भी अलग अलग है। यहाँ पे फॉर्म्स वर्ड था, इस पे हमें ध्यान देना था। के बाद एनसीईआरटी बोलती है, एज ओवर ए मिलियन स्पीशीज ऑफ एनिमल्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड टिल नाउ। मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। 10 लाख से ज्यादा स्पीशीज, एनिमल स्पीशीज है जो अभी तक हमने डिस्कवर की है। अगर एग्जैक्ट नंबर की बात करें तो 1.3 मिलियन है, मतलब 13 लाख स्पीशीज ऐसी है जो हमने अभी तक डिस्कवर की है। ठीक है, अगर हम लिविंग वर्ल्ड की जानकारी से देखें तो 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज है जो अभी तक हमने डिस्कवर की है, और बोला जाता है 7 से 8 मिलियन स्पीशीज है जो इस धरती पर मौजूद है। तो इन 13 लाख एनिमल स्पीशीज को पढ़ना तो मतलब आसान नहीं होगा ना। अगर हम एक स्पीशीज के बारे में एक एक पेज भी लिखे तो 13 लाख पेजेस की एक बुक बनेगी, जो पढ़ना इम्पॉसिबल है। तो इसके लिए हमें एक नीड पड़ी कि हम इन एनिमल्स को कैसे पढ़े, तो उसके लिए हमने लाया क्लासिफिकेशन सिस्टम। द नीड फॉर द क्लासिफिकेशन बिकम्स ऑल मोर इम्पोर्टेंट। इसके लिए हमने एनिमल्स को क्लासिफाई करना स्टार्ट कर दिया। अब इस क्लासिफिकेशन से होगा क्या, अब इस क्लासिफिकेशन से होगा क्या, इस क्लासिफिकेशन से ये होगा कि जो भी एनिमल हमने डिस्कवर किए हैं उनको असाइन होगी एक सिस्टमिक पोजीशन, उनको एक सिस्टमिक पोजीशन असाइन होगी। अब चाहे आने वाले जो भी मतलब चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट हो, उनको भी हम एक सिस्टमिक पोजीशन प्रोवाइड कर पाएंगे इस चीज से। ठीक, यही मतलब है द क्लासिफिकेशन आल्सो हेल्प्स इन असाइनिंग ए सिस्टमिक पोजीशन न्यूली डिस्क्राइब्ड स्पीशीज। जो हमारे पास ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड है उनको भी एक सिस्टमिक पोजीशन मिलेगी, और चाहे जो आने वाली है उनको भी एक सिस्टमिक पोजीशन हमें क्लासिफिकेशन से मिल सकती है। अब ये क्लासिफिकेशन कैसे करें, अब ये क्लासिफिकेशन कैसे करें, इस चीज को बोलते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। जिस साइंस की ब्रांच में हम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं उसको बोलते हैं टैक्सोनॉमी। अगर लिविंग वर्ल्ड पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा टैक्सोनॉमी के 4 पिलर 5 पिलर्स होते हैं। सिस्टमैटिक्स जहां पे आप इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स वगैरह वो चीज वहां पे आप पढ़ते हो। अगर नहीं पढ़ा तो हम जो कवर कराएंगे उस दिन पढ़ लेना। अब इस क्लासिफिकेशन को कैसे करें, तो एनसीईआरटी बोलता है, इन स्पाइट ऑफ डिफरेंस इन स्ट्रक्चर एंड फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, भले ही डिफरेंट स्ट्रक्चर और डिफरेंट फॉर्म और अलग अलग जानवरों के, देयर आर फंडामेंटल फीचर्स कॉमन टू वेरियस इंडिविजुअल्स इन रिलेशन टू अरेंजमेंट ऑफ सेल्स। यहाँ पे कुछ
फीचर्स है, कुछ फीचर्स है जो फंडामेंटल है, जो हर किसी जानवर में सिमिलर है, जो हर किसी जानवर में प्रेजेंट ही प्रेजेंट है, और उनको हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन लिया है, जिसमें एनसीईआरटी पहले का नाम दे रही है अरेंजमेंट ऑफ सेल्स। अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, बॉडी में सेल्स कैसे अरेंजड है, जो हम आगे अभी पढ़ेंगे। बॉडी सिमेट्री कैसी है, नेचर ऑफ सिलोम कैसा है, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव या सर्कुलेटरी या रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स कैसा है, ये चीज एनसीईआरटी कंसिडर करती है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में। दीज फीचर्स आर यूज्ड एज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एंड सम ऑफ देम आर डिस्क्राइब्ड हियर। ये जो फीचर्स है इनको हम एनिमल क्लासिफिकेशन के लिए यूज करते हैं, और इनमें से कुछ हमने डिस्क्राइब नीचे किए हुए हैं। ठीक, अब पहली बात यहाँ पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का जो फ्यूचर है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से मतलब क्या चीज होता है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि बॉडी बनी कैसे है, बॉडी बनी कैसे है, इसका मतलब क्या होता है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में एनसीईआरटी लिखता है कि दो ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमेलिया आर मल्टी सेलुलर। फाइव किंगडम जो आर एच विटेकर साहब ने दी थी, उनके अकॉर्डिंग जो एनिमल उन्होंने बोला था कि जो एनिमल किंगडम है उसमें सारे जो मेंबर्स है वो मल्टी सेलुलर है। वो क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। ठीक, ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न ऑफ सेल्स। जो इनमें सारे ऑर्गेनिज्म जो एनिमल किंगडम में आते हैं, इनमें जो सारे ऑर्गेनिज्म है ये सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स इनमें नहीं होता है, अलग अलग प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स होती है। इस चीज से इसको एनसीईआरटी की ये लाइन मैं कुछ ऐसे समझाता हूं आपको। जो एनिमल होते हैं इनमें डिफरेंट प्रकार की सेल्स होते हैं। जैसे कि अगर हम एनिमल किंगडम में देखें तो इसमें 35 टोटल 35 फाइलम है, टोटल 35 फाइलम है, जिनमें से 35 फाइलम्स में से 11 फाइलम्स ऐसे हैं जो मेजर फाइलम है, जो मेजर फाइलम है। क्यों मेजर फाइला है? क्योंकि इनमें जो एनिमल स्पीशीज का नंबर है वो 50 से ज्यादा है, इसलिए इनको मेजर फाइला बोला गया है। और बाकी जो भी फाइलम है वो माइनर फाइला है। क्यों माइनर फाइला है? क्योंकि इनमें एनिमल स्पीशीज का नंबर कम है। जैसे कि एनसीईआरटी यहाँ पे बात करेगी पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेलमिंथेस, एस्केलमिंथेस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा, हिमिकॉर्डेटा, इन फाइलम्स की बात करेगी। लेकिन एनसीईआरटी रोटिफर्स की बात नहीं करते हैं। अब रोटिफर्स एक माइनर फाइला है जिसमें जो प्लेस किया जाता है प्लेटिहेलमिंथेस और एस्केहेलमिंथेस के बीच में, इसकी जगह होती है रोटिफर्स की। अब ये एक माइनर फाइला है, इसलिए एनसीईआरटी इसकी बात नहीं करती है। एनसीईआरटी जो भी बातें करती है वो मेजर फाइला की बात करती है। ठीक, अब ये जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब इंसान की बॉडी कैसे बनी है, इस चीज को हम बोलते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चार प्रकार की हो सकती है। पहली सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है एनिमल में डिफरेंट प्रकार की अलग अलग प्रकार की सेल्स होती है, अलग अलग प्रकार की सेल्स होती है, लेकिन टिश्यू एब्सेंट होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स। मतलब जो सेल्स का मेल है वो अलग अलग है हर किसी organism में। For example in sponges the cells are arranged as loose aggregates। लूज एग्रीगेट सेल्स जो मतलब लूज गुच्छा है सेल्स का, जो स्पॉन्जेस में प्रेजेंट होता है। स्पॉन्जेस पोरीफेरा का कॉमन नेम है। ठीक, दे एग्जिबिट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये इस चीज को हम बोलते हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनमें कुछ डिवीजन ऑफ लेवल भी देखा जाता है। अब इस चीज को ऐसे समझा जा सकता है, जैसे हम जब स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स पढ़ते हैं तो वहां पे आप टिश्यू की डेफिनेशन पढ़ते हो, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलोंग विद ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड ओरिजिन। स्ट्रक्चर सिमिलर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एनसीईआरटी लिख रही है इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो अगर डिफरेंट स्ट्रक्चर है तो अलग अलग काम करेंगे, तो इसीलिए डिवीजन ऑफ लेबर बोला है। कुछ सेल्स रेस्पिरेशन करेंगे, कुछ रिप्रोडक्शन करेंगे, कुछ डाइजेशन करेंगे, कुछ और करेंगे। यही डिवीजन लेबर आप यहाँ देख सकते हो इनके बीच में। अब दूसरा जो प्रकार का आता है हमारे पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसको बोलते हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि निडेरिया में देखा जाता है। निडेरिया सिलेंट्रेट्स का दूसरा नाम है। ठीक, इनमें जो अरेंजमेंट ऑफ सेल्स होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है एज कंपेयर टू, अगर हम देखें सेलुलर लेवल ऑफ या पॉरीफेरा के अकॉर्डिंग, अगर हम पॉरीफेरा के रेस्पेक्ट में देखो तो सिलेंट्रेटा में जो अरेंजमेंट ऑफ सेल्स होता है वो मोर कॉम्प्लेक्स होता है, जो कि एनसीईआरटी यहाँ पे लिख रही है। हियर द सेल्स, ये देखो, हियर द सेल्स परफॉर्म द सेम फंक्शन आर अरेंज्ड इनटू टिश्यूज। जो सेल्स सेम फंक्शन परफॉर्म कर रही है उनको अरेंज किया गया है टिश्यू में। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे
अलग अलग प्रकार की सेल्स नहीं है, लेकिन लेकिन जो सेल्स है वो लूज एग्रीगेट्स के फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है, लेकिन वो टिश्यूज के फॉर्म में प्रेजेंट है। यहाँ पे बहुत सारे टिश्यूज प्रेजेंट है ना। called two level of organization. A settle higher level of organization, that is organ level of organization, is exhibited by members of platyhelminthes and other phyla. अब यहाँ पे अदर फाइला पे ध्यान देना। अदर फाइला का मतलब क्या है? एक टिश्यू देखो, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से अच्छा मतलब कॉम्प्लेक्स था टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से अच्छा होगा ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में मतलब क्या होता है? बहुत सारे टिश्यूज आपस में मिलके एक नई चीज बनाती है जिसको बोलते हैं ऑर्गन। अब ये ऑर्गन आपस में काम करते हैं। ये चीज हम प्लेटीहेल्मिन्थेस और अदर फाइला में देखते हैं। यहाँ पे अदर फाइला का मतलब है माइनर फाइला। एनसीईआरटी यहाँ पे माइनर फाइला ले रही है, जैसे आप रोटिफर्स को बोल सकते हो। अदर फाइला इंडिकेट्स यहाँ पे माइनर फाइला, ना कि कोई मेजर फाइला नहीं है, या जैसे एस्केलमेंथीज या ऐसे चीज कोई भी यहाँ पे नहीं है। ठीक, इसके बाद वायर वायर टिश्यूज और ग्रुपेड टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन। जो टिश्यूज है वो आपस में मिलते हैं और ऑर्गन बनाते हैं। ईच स्पेशलाइज्ड फॉर ए पर्टिकुलर फंक्शन। अब जो ऑर्गन होता है वो एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करता है, एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक, इसके बाद एनसीईआरटी बोलते हैं इन एनिमल्स लाइक एनालिडास, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का मोलस्का एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का मोलस्का और क्या बोलती है, काइनोडर्मेटा एंड कोडेटस organs have associated form functional systems. Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata and Chordatus। ऑर्गन जो होते हैं ये आपस में मिलते हैं और एक फंक्शनल सिस्टम बनाते हैं। Each system considered with a specific physiological function। हर कोई सिस्टम एक स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करता है। दिस पैटर्न इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब अगर आपने एनिमल किंगडम अगर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन किसी ने पढ़ा होगा तो वहां पे ये बात और विस्तार में समझाई जाती है कि ये फिजियोलॉजिकल फंक्शंस का मतलब क्या चीज होती है। जैसे बहुत जब दो या दो से ज्यादा ऑर्गन्स फिजिकली, केमिकली या दोनों तरीकों से आपस में इंटरेक्ट करे तब बनता है ऑर्गन सिस्टम। ठीक, चाहे फिजिकली या चाहे केमिकली या दोनों तरीके से, फिजिकली और केमिकली भी। जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जिसको हम बोलते हैं ऑर्गन। दिस पैटर्न इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब ये तो थी सेल्स कैसे प्रेजेंट है। अब इन चार प्रकार में से किस प्रकार में प्रेजेंट है, तो उसी चीज से हम इनको क्लासिफाई किया। दूसरी बात एनसीईआरटी यहाँ पे बोल रही है कि ये ऐसा ही नहीं है कि ऑर्गन सिस्टम ही डिफर करता है डिफरेंट एनिमल्स में, लेकिन इससे ज्यादा मतलब कॉम्प्लेक्सिटीज हम डाइजेस्टिव सिस्टम में भी देख सकते हैं। जैसे एनसीईआरटी लिख रही है ऑर्गन सिस्टम इज डिफरेंट इन ऑर्गन सिस्टम organ system is different in groups of animals। Just give me a second। ऑर्गन सिस्टम इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स। जो ऑर्गन सिस्टम अलग अलग प्रकार के जानवरों में होता है, एग्जिबिट वेरियस पैटर्न्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज इन अदर फाइल। जैसे कि मतलब जिनमें भी ये ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होता है वो और भी कई चीजों में कॉम्प्लेक्सिटीज होती है उनमें। जैसे अगर हम उनका डाइजेस्टिव सिस्टम देखें, फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लेटीहेल्मिन्थेस। देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है ये हमारा दो प्रकार का होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारा होता है ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, दूसरा होता है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब होता है जब सिंगल ओपनिंग एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट हो और वही ओपनिंग माउथ की तरह भी बिहेव करे और एनस की तरह भी बिहेव करे। इस चीज को हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि देखा जाता है निडेरिया और प्लेटीहेल्मिन्थेस में। निडेरिया तो प्लेटीहेल्मिन्थेस में ये देखा जाता है। ठीक, वैसे ही कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब होता है जब एलिमेंट्री कैनाल में दो सेपरेट ओपनिंग प्रेजेंट हो। जैसे कि हमारे में दो सेपरेट ओपनिंग प्रेजेंट है। एक से हम मतलब माउथ से हम खाना खाते हैं और रेक्टम से हम क्या करते हैं, जो नाइट्रोजनस वेस्ट है या डाइजेस्टिव वेस्ट है उसको हम बाहर निकालते हैं। ये चीज हम देखते हैं एस्केलमेंथियस से कॉर्डेटा तक। यही चीज एनसीईआरटी लिख रही है। फॉर एग्जांपल द डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लेटीहेल्मिन्थेस हैज ओनली single opening outside of the body that serves as both mouth and nose। जो कि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको हम कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज टू ओपनिंग माउथ एंड जिसमें एक
एक ओपनिंग माउथ की तरह बिहेव करती है, एक एनस की तरह बिहेव करती है। सिमिलरली जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है ये भी दो प्रकार का हो सकता है। जो ये जिनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है उनमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो भी दो प्रकार का हो सकता है। पहला ओपन टाइप, ओपन सर्कुलर, ओपन टाइप मतलब ओपन टाइप तो आपको मतलब नहीं सुना होगा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जिसको हम बोलते हैं। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब क्या होता है, इसमें जो बॉडी ब्लड होता है ये डायरेक्ट बॉडी कैविटीज में फिल्ड होता है, और जो ऑर्गन्स होते हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट होते हैं किसके, इस ब्लड में। जैसे कि आपने कॉकरोच में पढ़ा होगा, अगर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी है तो उसमें कॉकरोच में आपने ऐसा चीज पढ़ा होगा। इसमें जो ये कैपिलरीज वगैरह ये चीज कोई प्रेजेंट नहीं होती है, जैसे कि आर्थ्रोपोडा तो हेमिकोडेटा में यही चीज प्रेजेंट होती है। ठीक, अब होता है क्लोज टाइप, देखिए, इन विच द ब्लड इज पंप्ड आउट ऑफ द हार्ट एंड द सेल्स एंड द टिश्यूज आर डायरेक्टली बाथड इन इट, जो चीज मैंने आपको बोली। एंड क्लोज्ड टाइप इन विच द ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू द सीरीज ऑफ वेसल्स ऑफ वेरिंग डायमीटर, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ठीक, इससे ज्यादा ब्लड जो फ्लो करता है वो सीरीज ऑफ ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है जिनका डायमीटर अलग अलग होता है। जैसे पता है आपको, आर्टरी का डायमीटर अलग होता है, वेन का अलग होता है, कैपिलरी का अलग होता है। ठीक है, ये एनालिटा और एनालिडाटो कॉर्डेटा में एनालिडाटो कॉर्डेटा तक देखा जाता है, फाइलम एनालिडाटो कॉर्डेटा तक देखा जाता है। इसके बाद जो एनसीईआरटी दूसरा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ले रही थी वो ले रही थी सिमेट्री, वो ले रही थी सिमेट्री। ठीक, सिमेट्री को पढ़ने से पहले, सिमेट्री को पढ़ने से पहले एक जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। क्या पता कभी कभार मतलब कोई ऐसा बच्चा होता है जो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर हम टेक्निकली देखें, अगर हम टेक्निकली देखें, एनालिडा के मेंबर्स जो होते हैं, जो एनालिडा के मेंबर्स होते हैं, अगर मैं उनकी बात करूं तो हेरोनिडेरिया एक मेंबर आता है जिसको लीथ हम बोलते हैं, जो एनालिडा में आता है। तो वहां जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ओपन होता है, वो ओपन होता है। लेकिन जो एनालिडा, अगर हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखें तो एनालिडा को एनसीईआरटी ने कंसिडर किया है क्लोज सिस्टम में, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में। सेम अगर हम मोलस्कस में देखें, मोलस्का जो एक फाइलम है उसमें अगर हम देखें तो जो सिफेलोकॉर्डेटा है, ऑक्टोपस आते हैं, सिफेलोकॉर्डेटा में क्या आते हैं, ऑक्टोपस। तो इसमें क्या होता है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो क्लोज होता है, लेकिन एनसीईआरटी ने इसको ओपन में लिया है। अब ये चीज आप एक फैक्ट की तरह याद रखो, एनसीईआरटी की मतलब फैक्ट की तरह याद रखो। लेकिन अब एनसीईआरटी ने इसके बारे में कुछ मेंशन नहीं किया है, कोई भी बात मेंशन नहीं किया, तो मोयो नहीं पता भैया क्या है ये चीज। ठीक है, तो हमें नहीं पता। अगर आपको एनालिडा का बोले तो आप क्लोज में ही मार्क करोगे, अगर आप मोलस्का का बोले तो आप ओपन में ही मार्क करोगे, कोई क्लोज की तरफ नहीं जाएगा। जो एनसीईआरटी ने लिखा है वही। अब ये पता होना चाहिए, ये चीज कभी कभार काम आती है। ठीक है, अब हम इसके बाद चलते हैं किस पे, सिमेट्री पे, जो दूसरा बेस ऑफ क्लासिफिकेशन एनसीईआरटी ने लिया था। क्या कह रही है एनसीईआरटी, सिमेट्री का मतलब, पहले सिमेट्री का मतलब जान लो। सिमेट्री का मतलब क्या होता है, ये एक क्षमता होती है एक एनिमल की, एनिमल की नहीं, ये एक क्षमता होती है एक एनिमल को डिवाइड करना दो इक्वल हाफ में, दो इक्वल हाफ में। इसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्री। जब भी हम सिमेट्री की बात करते हैं तो हम मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं, हम एनाटॉमी की, हम मॉर्फोलॉजी के बेस पे बोलते हैं कि मॉर्फोलॉजिकली ये हमने दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया है, एनाटॉमिकली नहीं। एनाटॉमी की हम बात यहाँ पे नहीं करते हैं। अब अगर हम सिमेट्री की देखें तो हमने सिमेट्री भी तीन प्रकार की होती है। जैसे animals can be categorized on their basis of their symmetry जो कैटेगराइज किया गया है तीन प्रकार के। पहली सिमेट्री होती है एसिमेट्रिकल सिमेट्री। एसिमेट्रिकल सिमेट्री मतलब होता है चाहे किसी भी प्लेन से, प्लेन मतलब होता है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड जो आप फिजिक्स में या केमिस्ट्री में पढ़ते हो, एक्स वाई जेड प्लेन। चाहे आप किसी भी प्लेन से जाओ, एनिमल बॉडी का जो सेंटर है, एनिमल बॉडी के सेंटर के किसी भी प्लेन से जाओ, आप उस एनिमल को दो इक्वल हाफ में डिवाइड ना कर पाओगे, आप उस एनिमल को दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर पाओगे। इस चीज को हम बोलते हैं एसिमेट्रिकल नेचर, जो देखा जाता है मोस्ट ऑफ द स्पॉन्जेस में। यही चीज एनसीईआरटी यहां लिख रही है। स्पॉन्जेस आर मोस्टली एसिमेट्रिकल, दैट इज एनी प्लेन दैट पासिंग थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड देम इनटू इक्वल हाफ्स। ठीक, मोस्ट ऑफ द स्पॉन्जेस की बात की है, सारे स्पॉन्जेस की बात नहीं की है।
मतलब कुछ है। जैसे अगर मोस्ट ऑफ द स्पॉन्ज में आप स्पॉन्जिला का एग्जांपल ले सकते हो। अगर आपके पास एनसीईआरटी अभी खुली है, अगर मैं खोलूंगा तो टाइम लगेगा थोड़ा सा, मतलब नीचे जाने में। तो आप पॉरीफेरा में जाओ, वहां पे एग्जांपल दी है, सी शायद थर्ड स्ट्रक्चर है पॉरीफेरा में स्पॉन्जिला का। तो आप उसका एक सेंटर पॉइंट मार्क करो, फिर कहीं किसी भी प्लेन से उसको काटो, आप उसको इक्वल हाफ में नहीं काट सकते, ठीक। उसके बाद होती है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री होता है जब आप सेंट्रल एक्सिस से जाओगे, जब आप एनिमल की सेंट्रल एक्सिस को कंसिडर करोगे, और फिर आप किसी भी प्लेन को देख लो, फिर आप किसी भी प्लेन से उसको काटो, आप उसको दो टू आइडेंटिकल हाफ में काट पाओगे, उस चीज को बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। जो एनसीईआरटी लिख भी रही है, व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी डिवाइडेड द ऑर्गेनिज्म इनटू टू आइडेंटिकल हाफ इज कॉल्ड रेडियल सिमेट्री। ये चीज होता है रेडियल सिमेट्री का मतलब। ये सेंट्रल एक्सिस का मतलब क्या होता है? सेंट्रल एक्सिस का मतलब ऐसे समझ लो, मान लो जैसे कि एक सेकंड रुक जाओ, मैं समझाता हूँ ये चीज। जैसे कि मान लो ये जो नीचे डिप्लोप्लास्टिक और ट्रिप्लोप्लास्टिक का ये जो डायग्राम दिए, मान लो ये एक सर्कल है और ये इसका सेंटर है, ये इस सर्कल का सेंटर है, ठीक है। ये इस सर्कल का सेंटर है, ठीक है? मान लो ये दो ऑर्गेनिज्म है और ये इनके सेंटर, मतलब ये एक ऑर्गेनिज्म है, इसका सेंटर है, ठीक है। तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन, इसी को बोलते हैं सेंट्रल एक्सिस, इसी को बोलते हैं हम सेंट्रल एक्सिस, ठीक। सेंट्रल एक्सिस समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब अगर सेंट्रल एक्सिस, वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके फिर से देख लो तो समझ आ जाएगा। तो ये रेडियल सिमेट्री जो होती है, ये हम किस में देखते हैं? ये हम कुछ स्पॉन्जेस, यहाँ पे एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया है, लेकिन कुछ स्पॉन्जेस में हम ये देखते हैं, कुछ स्पॉन्जेस में होता है। और अडल्ट इकाइनोडर्मिट्स में होती है, जैसे कि एनसीईआरटी लिख के लिए सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा एंड इकाइनोडर्मिटा हैव दिस काइंड ऑफ बॉडी प्लान। सिलेंट्रेटा भी मेंशन किया, टिनोफोरा भी मेंशन किया, इकाइनोडर्मस भी मेंशन किया। लेकिन इकाइनोडर्मस असल में इकाइनोडर्मस ही नहीं है, अभी वो आगे बताऊंगा ये चीज। इकाइनोडर्मा ही नहीं है, अडल्ट ऑफ इकाइनोडर्मिट्स में रेडियल सिमेट्री देखी जाती है, ठीक है। और इसमें सम स्पॉन्जेस भी आते हैं, ठीक, सम स्पॉन्जेस भी आते हैं। उसके बाद लास्ट जो हमारी बचती है वो बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब होता है जब आप बॉडी को दो लेफ्ट इक्वल टू, मतलब टू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ में डिवाइड कर पाओ, जब आप बॉडी को टू इक्वल राइट एंड लेफ्ट हाफ में डिवाइड कर पाओ, चीज को हम क्या बोलते हैं? जैसे यहाँ पे बाइलेटरल की एग्जांपल दी गई है, अगर आप इसको ऐसे काटोगे तो ये जो लेफ्ट हाफ है वो आइडेंटिकल है राइट हाफ के। पहले ही बोला है सिमेट्री को देखो मॉर्फोलॉजिकली, एनाटॉमिकली नहीं देखना है, ठीक है। वही चीज एनसीईआरटी बोल रही है, एनिमल्स लाइक, एक मिनट हाइलाइटर लाना है बस। Animals like Annelida, Arthropoda, etc., where the body can be divided into left and right half in only one plane, exhibit bilateral symmetry। मतलब आपको प्लेन फिक्स करना है, प्लेन आप नहीं चेंज कर सकते। जैसे अगर आप इस ऑर्गेनिज्म को देखोगे, जिसपे मैंने अभी मार्क किया था, इसको देखोगे तो अगर आप यही चीज यहाँ पे करोगे, ये इक्वल राइट एंड लेफ्ट हाफ नहीं निकलेगा, चाहे आप ऐसे कर लो, इसको इक्वल राइट एंड लेफ्ट हाफ नहीं बोल सकते आप, ठीक है। मतलब आपको यहीं से जाना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे प्लेन की बाउंडेशन है। लेकिन अगर आप रेडियल सिमेट्री देखोगे, वहां पे प्लेन की कोई बाउंडेशन नहीं है। इसके आगे हम जो ये डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स है, ये हम नए सेशन में कवर करेंगे, और उसमें मेरे ख्याल से हम एनिमल किंगडम के 60 to 70% एनिमल किंगडम कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और कुछ भी इंफॉर्मेशन आपने ग्रास्प की हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा हमें कैसा लगा वीडियो। और इसकी जो डिटेल्ड पीडीएफ है, जिसमें पूरा ये जो मैंने आपको इंफॉर्मेशन बताई ये रहेगी, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा जब ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। वो पीडीएफ टेलीग्राम पे होगी, उसकी लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू वेरी मच।